सावरा एनसीईआरटी की सीरीज में आज यूनिट 4 लेके आई हूँ। यूनिट 4 है मानचित्र। तो मानचित्र की जरूरत क्यों हुई, मानचित्र की आवश्यकता क्या हुई। तो हमारा सवाल होता है कि मानचित्र होते क्या है। मानचित्र मानचित्र यह होता है कि पृथ्वी की जितनी भौगोलिक स्थिति है या प्रशासनिक स्थिति है उसे कागज के रूप में निरूपित किया जाए, ताकि पता चल सके कि कहाँ कौन सा स्थान है, कहाँ कौन सी प्रशासनिक राजधानी है, या जानकारी प्राप्त हो सके आपको किसी भी स्थान की, किसी भी देश की, किसी भी क्षेत्र की, किसी भी एरिया की। तो मानचित्र कई प्रकार के हो सकते हैं। एक तो प्रशासनिक मानचित्र हो सकते हैं, एक होते हैं भौगोलिक मानचित्र। भौगोलिक मानचित्र और ये सारे मानचित्र किसी क्षेत्र विशेष के भी हो सकते हैं, किसी देश के भी हो सकते हैं, किसी राज्य के भी हो सकते हैं, या पूरे विश्व के भी हो सकते हैं, या किसी महाद्वीप के भी हो सकते हैं। जो प्रशासनिक मानचित्र है उसके माध्यम से आप किसी भी स्थान की राजधानी, उसके जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा छूती है उनको आप अध्ययन करते हैं। प्रशासनिक राजधानी में नगर की प्रशासनिक सीमा, राज्य, राजधानियाँ, सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, का निर्धारण आपको प्रशासनिक मानचित्र के माध्यम से होता है। एक होता है भौगोलिक मानचित्र। तो भौगोलिक शब्द से आश्चर्य है कि भौगोलिक मतलब आपकी भौगोलिक घटनाएं होंगी, जैसे पर्वत है, पठार है, नदियाँ है, झरने, ये सारे आपके भौगोलिक तत्व है। इनका अगर अंकन किया जाता है तो इसे भौगोलिक मानचित्र कहते हैं। एक होता है भौगोलिक मानचित्र, इसमें पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, नहरों, नहरों की भौगोलिक आकृतियों का अध्ययन होता है, का अंकन होता है। तो हमारा प्रश्न होता है कि मानचित्र की आवश्यकता क्यों है। मानचित्र की आवश्यकता इसलिए है कि किसी भी स्थान की भौगोलिक स्थिति का पता लगाने के लिए कि वहाँ किस तरह के खनिज संसाधन पाए जाते हैं, किस प्रकार की वनस्पति पाए जाते हैं। अगर उसे मानचित्र के रूप में, एक कागज के रूप में अंकित किया जाए तो आपको अध्ययन की सुविधा से महत्वपूर्ण होगा, और प्रशासनिक रूप से भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा कि किसकी क्षेत्र की क्या सीमा है, किसका क्या क्षेत्रफल है, कौन से अंतर्राष्ट्रीय रूप से छूता है, कौन सा राज्य कहाँ स्थित है। तो ये सब आपको महत्व है मानचित्र के, जिसके द्वारा आप सीख पाते हो कि किस तरह से मानचित्र के द्वारा आप प्रशासनिक और भौगोलिक उदाहरण कर सकते हैं। तो हमारा मानचित्र का सामान्य परिचय। तो मानचित्र पृथ्वी या उसके भाग पर समतल सतह पर बनाया गया चित्रण है। मानचित्र, तो मानचित्र शब्द चित्र शब्द से यानी चित्रण करना, तो मानचित्र का आशय है कि आप किसी भी कागज या किसी समतल सतह पर किसी भी भौगोलिक आकृति या प्रशासनिक रूप से आप चित्रण करते हैं तो उसे हम मानचित्र कहते हैं। मानचित्र यानी चित्रण करना किसी भी समतल सतह या कागज पर। कागज पर चित्रण करना मानचित्र कहलाता है। मानचित्र करते हैं। जो मानचित्र के प्रकार होते हैं, सामान्य रूप से मानचित्र को 3 प्रकारों में बांटा गया है।
मानचित्र के कितने प्रकार हैं? एक होता है भौतिक मानचित्र, एक होता है राजनीतिक मानचित्र, एक होता है विषयगत मानचित्र। जो भौतिक मानचित्र होता है इसमें आप फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। भौतिक मानचित्र जैसा कि आपके नाम से स्पष्ट है, भौतिक मतलब जो फिजिकल रूप में विद्यमान है चीजें, जैसे पर्वत पठार मैदान, पर्वत पठार मैदान, मैदान, नदियां, नहरें, इनका अवकलन हम भौगोलिक मानचित्र के माध्यम से करते हैं। आदि का अंकन, आदि का चित्रण, भौगोलिक मानचित्र के माध्यम से करते हैं। एक ये सेकेंड मानचित्र है राजनीतिक मानचित्र। तो राजनीतिक मानचित्रों से क्या आप आशय समझोगे? आप किसी भी देश की सीमा, राजनीतिक, प्रशासनिक, राजधानी, इनके बारे में आप अध्ययन करते हैं तो आपको राजनीतिक मानचित्र की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सेकेंड है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र नाम से स्पष्ट है कि आपकी राज्य की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और देश की सीमाओं के बारे में बात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? राजधानियों के बारे में, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, सीमा के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश तथा सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अध्ययन, सीमा, सीमा का अध्ययन हम राजनीतिक मानचित्र के माध्यम से करते हैं। राजनीतिक मानचित्र के माध्यम से करते हैं। और तीसरा है हमारा विषयगत मानचित्र। तीसरा है विषयगत मानचित्र। इसके माध्यम से हम विषय के बारे में जानते हैं। जो भी आपको विषय दिया जाता है, किसी की सीमा के बारे में, किसी स्थानीय क्षेत्र की सीमा के बारे में, क्षेत्र के वृक्षों के बारे में, संसाधनों के बारे में, संसाधनों के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं। तो भौतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र के बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं कि भौतिक मानचित्र किसी भी प्राकृतिक विशेषता जैसे पर्वत, पठार, नदियाँ, पठार आदि को दर्शाने के लिए हम भौतिक मानचित्र का उपयोग करते हैं। भौतिक मानचित्र जो फिजिकल रूप से व्यवस्थित है, फिजिकल रूप से विद्यमान है। भौतिक यानी जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, भौतिक रूप से विद्यमान चीजें। पर्वत आ सकते हैं, पठार आ सकते हैं, मैदान, नदियाँ, भौतिक मानचित्र के माध्यम से दर्शाते हैं ताकि हम किसी भी देश के नदियाँ, पर्वतों, पठार आदि के बारे में दर्शा सकते हैं। सेकेंड है यह मानचित्र है राजनीतिक मानचित्र। तो राजनीतिक मानचित्र में आप क्या आएगा? देश आएंगे, राज्य आएंगे, शहर आएंगे, उनकी सीमा आएगी या उनकी राजधानियाँ आएगी, केंद्र शासित प्रदेश आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा आएगी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा आएगी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा आएगी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, केंद्र शासित प्रदेश, नगर, शहर, उनका क्षेत्रफल,
इन सब के बारे में हम राजनीतिक मानचित्र के माध्यम से अध्ययन करते हैं, क्योंकि इसका अपना महत्व होता है। अगर आपको राजनीतिक रूप से पता नहीं है कि किस देश की कितना क्षेत्रफल है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन रूप से चलाना आसान नहीं होगा। तो इसके लिए राज्यों को अपनी सीमा का निर्धारण करना पता होना चाहिए कि आपकी सीमा इतनी है। किसी भी देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय आसपास कितने जो पड़ोसी देश है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए शहरों और सीमाओं को दर्शाने के लिए अपन इसका उपयोग करते हैं। और इनको दर्शाने के लिए सबका अपना प्रतीक चिन्ह होता है, सभी को अपने प्रतीक चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे पेड़ का प्रतीक चिन्ह है, भौगोलिक संकेत के रूप में इन सबको दर्शाया जाता है। तीसरा टाइप है विषयगत मानचित्र। तो विषयगत यानी हम किसी भी स्पेशल विषय के बारे में बात करते हैं। जैसे वहाँ की जनसंख्या, तो आपको जनसंख्या के बारे में दर्शाना कि किस क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है, किस क्षेत्र की कितनी वर्षा होती है, किस क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है, किस क्षेत्र में किस तरह के रेगिस्तान है, किस तरह के भौगोलिक प्रदेश है। तो इस सभी की जानकारी अपन को विषयगत मानचित्र से प्राप्त होती है। तो विषय आपकी वर्षा हो सकती है, जनसंख्या हो सकती है, फसल हो सकती है, या किसी प्रकार के खनिज संसाधन हो सकते हैं, खनिज संसाधन हो सकते हैं, परिवहन हो सकते हैं, परिवहन को भी दर्शाया जा सकता है, नेशनल मार्गों को दर्शाया जा सकता है, जल मार्गों को दर्शाया जा सकता है मानचित्र में, परिवहन रेल मार्ग को दर्शाया जा सकता है। तो ये एक पर्टिकुलर विषय है, इस कारण इसे विषयगत मानचित्र कहते हैं। विषय यानी वर्षा हो सकती है, जनसंख्या हो सकती है, फसल, तो किस क्षेत्र की कितनी जनसंख्या है, किस क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है, उसी के आधार पर आप नीतियों का निर्माण करेंगे और इसके लिए प्रशासनिक रूप से इसका महत्व होता है। तो हम मानचित्रों का अंकन तो करते हैं, तो मानचित्र के अंकन के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से सिंबल किसके लिए। तो उसके लिए आपको प्रतीक चिन्ह का होना चाहिए। जैसे हम पेड़ के लिए इस तरह के सिंबल ये ग्रीनरी वाला साइन का सिंबल का करते हैं। दिशा पता होनी चाहिए, तो कितनी दिशा होती है, दिशा का ज्ञान, पूर्व, उत्तर, उत्तर दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो इसके बीच की जो दिशा है उसे उत्तर पूर्व बोलते हैं। ये है पूर्व दक्षिण, ये पश्चिम दक्षिण, पश्चिम दक्षिण, ये दिशा है उत्तर पश्चिम। तो आपको भौगोलिक रूप से जो दिशा है उसका भी अंकन होना चाहिए, आपको ज्ञान होना चाहिए, तभी आप मानचित्र में उसका दिशा का कर सकते हो। और प्रतीक चिन्ह है, तो हर एक चीज़ में प्रतीक चिन्ह होता है। जैसे रेल का है, तो रेल के लिए अपन ये वाला प्रतीक चिन्ह का उपयोग करते हैं, या किसी स्थान के मंदिर या गिरजा का निर्माण है तो मंदिर के लिए ये वाला सिंबल का यूज़ किया जाता है। तो इन्हीं के माध्यम से हम दर्शा सकते हैं कि कौन सा स्थान कहाँ है, किसकी भौगोलिक सीमा क्या है, तो प्रतीक चिन्ह। और आपको दूरी भी पता होनी चाहिए। जैसे दूरी, तो हमारी जो दूरी होती है सामान्यतः किलोमीटर में होती है, बहुत किलोमीटर होती है, पर तो मानचित्र में अगर उसे नहीं दर्शाया जा सकते तो आप उसे सेंटीमीटर में उसे मापनी बोलते हैं, मापनी। तो आपको दूरी को दर्शाने के लिए जैसे मानचित्र जैसे कई किलोमीटर की दूरियाँ होती है, तो फिर उसे मापनी द्वारा दूरी को दर्शाया जा सकता है। और वहाँ लिखा भी होता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर, वो आपकी दूरी को दर्शा रहा है। तो स्थानीय मानचित्र हो सकते हैं, स्थानीय मानचित्र हो सकते हैं, प्रशासनिक मानचित्र हो सकते हैं, मानचित्र हो सकते हैं। तो इनको दर्शाने के लिए अपन दूरी का प्रयोग कर सकते हैं, दिशा का प्रयोग कर सकते हैं, प्रतीक चिन्ह। तो आपको समझ में आया किस तरह से अपन मानचित्र का प्रयोग करते हैं
और कितने प्रकार की दिशा होती है या किस प्रकार के सिंबल का उपयोग किया जाता है ताकि वो भौगोलिक स्थिति को दर्शाया जा सके या प्रशासनिक रूप से भी केंद्र शासित प्रदेशों को भी दर्शाया जा सके। दूरी दूरी दिखाने के लिए पैमाने का उपयोग किया जाता है या मापने का उपयोग किया जाता है। दूरी दिखाने के लिए हम पैमाने का उपयोग करते हैं या मापने का उपयोग करते हैं, क्योंकि जो भौगोलिक रूप से जो दूरियां होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, परंतु एक मानचित्र में उसे छोटे से शब्दों में अभिव्यक्त करना दूरी कहलाता है। अगर हम किसी स्थान की 10 किलोमीटर दूरी है परंतु उसे हम मानचित्र में 10 किलोमीटर के रूप में बना नहीं सकते। मानचित्र तो बहुत छोटा आकार होता है, तो आप उसे 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर के आकार में आप उसे बनाने की कोशिश करेंगे, उसे दूरी के रूप में बनाने की कोशिश करेंगे। बनाने की कोशिश करेंगे, बनाएंगे। आप मानचित्र बना रहे तो आपको दिशा का भी ज्ञान होना आवश्यक है। तो मुख्य रूप से जो दिशाएं होती है 4 दिशा होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ये जो बीच की दिशा है वो उत्तर पूर्व और पूर्व दक्षिण, एक है पश्चिम दक्षिण। उत्तर पश्चिम। इन्हीं दिशाओं के आधार पर आपको मानचित्र का अध्ययन करेंगे, क्योंकि आपको दिशाओं का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी आप किसी भी देश की या किसी भी राज्य का अच्छे से मानचित्र का निर्माण कर पाओगे। और साथ साथ सभी चिन्हों के प्रतीक चिन्ह भी होने चाहिए, जैसे सड़क, नदियाँ, विद्यालय आदि को दर्शाने के लिए हम प्रतीक चिन्हों का उपयोग करते हैं। तो ये वाले जो प्रतीक चिन्ह है वो सामान्य रूप से हम स्थानीय क्षेत्रों की दिशाओं को ज्ञात करने के लिए करते हैं। जैसे स्थानीय किसी भी जिले का मानचित्र बनाते हैं, जिले के मानचित्र, तो हम जिले के मानचित्र या कोई भी स्थानीय क्षेत्र है उसका मानचित्र बनाते हैं, तो मुख्य रूप से प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। मानचित्र बनाया जाता है तो प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, सिंबल का उपयोग किया जाता है। सिंबल का यूज किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम ये ग्लोब देख सकते हैं, तो इसमें जो फेमस स्थान है, कितने भी देश के जितने भी फेमस स्थान, जैसे भारत का ताजमहल है, तो इसमें ताजमहल को दर्शाया गया है, या जो भी किसी भी कंट्री की, किसी भी महाद्वीप की जो विशेषता है उसे सिंबल के रूप में दर्शाया गया है। परंतु जब हम स्थानीय क्षेत्र की बात करते हैं तो स्थानीय क्षेत्र में क्या आ सकते हैं, पेड़ आ सकते हैं, मंदिर आ सकते हैं, गिरजाघर आ सकते हैं, या किसी भी क्षेत्र की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको दर्शाया जाता है। तो पेड़ के लिए अपन इस तरह के सिंबल का उपयोग कर सकते हैं, ग्रीन वाला। मंदिर के लिए ये वाला सिंबल का उपयोग कर सकते हैं। या सड़क के किनारे, रेलवे के लिए इस तरह के चिन्ह का अपन उपयोग करते हैं, ताकि स्पष्ट रूप से दर्शाया जा सके कौन सा स्थान कहाँ है, कहाँ रेलवे है, कहाँ मंदिर है, कहाँ सड़कें हैं और कहाँ कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो इस तरह हम प्रतीक का उपयोग मानचित्र के अनुसार में करते हैं।
सबको समझ में आ गया होगा कि मानचित्र क्या होते हैं, मानचित्र का अपन किस तरह से उपयोग करते हैं। तो आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि मानचित्र का भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए, राजनीतिक रूप से जानने के लिए, राजनीतिक या प्रशासनिक रूप से जानने के लिए मानचित्र का काम किया है। और मानचित्र का क्या महत्व है, या आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अपने विचार थॉट लिखिए कि हम एक एमपीपीएससी एस्पिरेंट है, और एमपीपीएससी एस्पिरेंट होने के लिए आपकी विचार होने चाहिए, आपकी थॉट होने चाहिए, तभी आप आंसर राइटिंग कर पाओगे। तो ये आपकी मानचित्र की क्या क्या महत्व है, क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या नहीं हो सकते, ये इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए। थैंक यू। और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको बेहतरीन कंटेंट मिलता रहे। और आप हमारे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म संजीत नाके मंदसौर पे भी हो सकते हैं, जहाँ आपको बेहतर से बेहतर एजुकेशन प्राप्त होगी। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।